जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट एन इंडिविजुअल लेवल, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। जैसे कि बेटा डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, किसकी डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की डिमांड, या फिर सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर। अब इस चैप्टर में इस बुक में हम लोग तीन ही तो थ्योरी पढ़ते हैं बेटा। पहला होता है थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें हम एक गुड्स की एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा की गई डिमांड या फिर एक मार्केट में की गई डिमांड को स्टडी करते हैं। ऐसे ही जो दूसरी थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई, जिसमें हमें एक प्रोड्यूसर की सप्लाई या एक गुड्स की मार्केट में की गई कुल सप्लाई को स्टडी करते हैं। और तीसरा बेटा थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं बेटा हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ गुड्स। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन है, वो है ऑफ अ गुड्स। ठीक है, एक गुड्स की डिमांड, एक गुड्स की सप्लाई या एक गुड्स का प्राइस, यानी एक गुड्स की बात करें यानी स्मॉल लेवल पे बात करें, देन इट्स कम इनटू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, फिर देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली किन चीज से कंसर्न है बेटा? इट इज कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं बेटा हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस एंड द आउटपुट ऑफ अ फर्म और एन इंडस्ट्री, या तो एक फर्म का या फिर एक इंडस्ट्री में कैसे गुड्स का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, कैसे उसका आउटपुट डिटरमाइन किया जाता है बेटा, दैट्स कम इनटू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं बेटा, तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो मैक्रो के वेरिएबल्स हैं दीज विल रिमेन कांस्टेंट। अब यहां पर बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल कौन से हैं? मैक्रो का मतलब है एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई या टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, ऑल दीज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जो हम लोग माइक्रो स्टडी करेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा भी नाम है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम जानते हैं दूसरे नाम से, जिसका नाम है बेटा थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। बेसिकली इस इकोनॉमिक्स में हमें जो पढ़ना है वो थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन ही पढ़ना है। गुड्स का प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये पढ़ने के लिए पहले हमें दो थ्योरी पढ़नी पड़ती है बेटा, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, या आप कह सकते हैं कोई भी इकोनॉमिक इशू जब हम लोग स्टडी करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पूरी इकोनॉमी को, इकोनॉमी का मतलब बेटा कंट्री होता है। ठीक है, पूरी इकोनॉमी को जब हम लोग एक यूनिट मान लें और उससे रिलेटेड इकोनॉमिक इशू स्टडी करें, तो बेटा वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, कि कैसे इकोनॉमी में टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी वैल्यू क्या है और जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये सब बेटा मैक्रो में आता है। तो यहां पर देखिए डिफरेंस समझिएगा, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं डिमांड, ठीक है, मैक्रो में बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो यहां डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, बट एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? टोटल डिमांड ऑफ अ गुड्स बाय ऑल द कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं बेटा सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, बट जब यही वर्ड हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी। समझ में आया? तो इसलिए हम कहते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द प्रॉब्लम फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो एज्यूम करते हैं बेटा, हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। तो जब माइक्रो पढ़ोगे तो आप ये मानकर चलोगे कि मैक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं, और जब आप मैक्रो पढ़ोगे तो आप ये मान के चलोगे बेटा कि माइक्रो के जो वेरिएबल्स हैं दीज विल रिमेन कांस्टेंट। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है बेटा, उसका नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली इट इज टोटली रिलेटेड फ्रॉम द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी। और लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव टू यूज रिसोर्सेज व्हिच इंक्रीज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें जो एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा, इसलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया है। जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी पढ़ते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें हमें सारी चीजें रिलेट करनी है फ्रॉम द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, ये था डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा अब बात करते हैं अपनी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी एनी इकोनॉमिक इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, कोई भी ऐसी समस्या बेटा, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको हम लोग फैक्ट और फिगर यानी डेटा के बेस पे स्टडी करते हैं बेटा, दैट स्टेटमेंट कम अंडर द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें हम फैक्ट और फिगर के बेस पे ये स्टडी करते हैं बेटा कि वो प्रॉब्लम पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगी। जैसे बात करें पॉपुलेशन की, तो बेटा हम लोग बात कर सकते हैं भाई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, हमारे पास उसके डेटा है। ठीक है, और आज के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन कितनी है उसका भी हमारे पास डेटा है, और उसी डेटा के बेस पे हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं बेटा कि अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही तो फ्यूचर में हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है बेटा, यानी कोई भी स्टेटमेंट जो हमें ये दिखाती है कि हम इकोनॉमिक इशू को स्टडी कर रहे हैं बेटा फैक्ट और फिगर यानी डेटा के बेस पे, देन इट कम अंडर द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? हम लोग स्टडी करते हैं बेटा डिफरेंट ओपिनियन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट रिगार्डिंग एन इकोनॉमिक इशू। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई जो हमारे देश में गरीबी की समस्या है, ठीक है, उसके पीछे पॉपुलेशन का बढ़ना बहुत बड़ा रीजन है। बट हो सकता है कोई दूसरा इकोनॉमिस्ट ये ना कहे, वो कह सकता है कि बेटा लैक ऑफ एजुकेशन इज द मेन रीजन बिहाइंड पॉवर्टी। ठीक है, कोई तीसरा इकोनॉमिस्ट कोई और राय दे सकता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोगों को वो डिफरेंट सजेशंस ओपिनियन ही स्टडी करने होते हैं बेटा रिगार्डिंग एन इकोनॉमिक इशू। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं बेटा इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमिक इशू ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कि भाई फैक्ट और फिगर यानी डाटा के बेस पर हम लोग किसी इकोनॉमिक इशू को स्टडी करते हैं कि भाई ये पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगी। ठीक है, इसमें हमें ये स्टडी करना होता है बेटा व्हाट वाज यानी पास्ट में क्या थी, व्हाट इज यानी प्रेजेंट में क्या है एंड व्हाट वुड बी। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी टर्म्स एज ट्रू और फॉल्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है बेटा उसको हम ट्रू और फॉल्स के रूप में टर्म दे सकते हैं। हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि भाई ये वाली स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि जिस भी स्टेटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस भी इकोनॉमिक इश्यूज की हम लोग बात करते हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास डेटा होते हैं और हम डेटा के बेस पे बात करते हैं। जैसे आपकी टीआरजे बुक में एक एग्जांपल दिया गया है कि इंडिया जो है उसकी पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम ट्रू और फॉल्स में टर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग कहेंगे नो इट्स फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास चाइना की पॉपुलेशन का भी डेटा है और इंडिया की पॉपुलेशन का भी डेटा है, और उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से ज्यादा है। तो हमने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में डिफाइन कर दिया एक स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा था। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, बिकॉज वी स्टडी ऑन फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, दीज स्टेटमेंट आर वेरीफेबल। These statements are verifiable। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग जितने भी इकोनॉमिक इशू स्टडी करेंगे, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, वो बेटा डेटा के बेस पे करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर, क्योंकि ये फैक्ट एंड फिगर या डाटा के बेस पर है तो इसमें हमें कोई वैल्यू जजमेंट की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई एस्टिमेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई अपनी तरफ से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो भी बात करेंगे किसके ऊपर बात करेंगे बेटा? डाटा के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये थी सारे फीचर्स बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। अब देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इससे कैसे अलग है। तो देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी ओपिनियन सजेशंस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट
रिगार्डिंग एन इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक इशू को बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कह सकते हो, जैसे प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, ये सब इकोनॉमिक इशू है जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है। तो स्टडी करते हैं फैक्ट और फिगर्स के बेस पे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, बट उनको लेके जो डिफरेंट ओपिनियन है वो आता है बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं बेटा व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। उसमें हमने क्या स्टडी किया था, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। यहां पे करते हैं व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम यहां सजेशंस की बात करते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम टर्म नहीं दे सकते बेटा एज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये सब की अपनी अलग अलग ओपिनियन है। हम यहाँ पर हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट को लेके कोई डेटा नहीं है, किसी भी चीज को लेके बेटा अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय हो सकती है, तो वहां पे ट्रू और फॉल्स में उसको कैटेगराइज नहीं कर सकती। फिर दिस स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफिएबल, ये वेरीफिएबल ही नहीं है क्योंकि ये केवल ओपिनियन है बेटा, इनका कोई डेटा नहीं है। मेरी ओपिनियन अलग हो सकती है, हो सकता है मेरी ओपिनियन भी ठीक हो सकता है आपकी ओपिनियन भी ठीक हो, ठीक है, बट हम इनको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको लेके हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट का मतलब आप कह सकते हो एस्टिमेशन, ठीक है, ये पूरी तरह से एस्टिमेशंस है या आपके अपने विचार हैं, आपकी अपनी ओपिनियंस है जो हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बेटा देखिए इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इकोनॉमिक क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और उनकी फीचर क्या है। तो इकोनॉमी बेसिकली हम एक कंट्री के लिए ही वर्ड यूज करते हैं बेटा, बट इकोनॉमिक्स की अपनी एक लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी ही बोलते हैं, कंट्री वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भाई इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडियन कंट्री, ठीक है। हम कहते हैं अमेरिकन इकोनॉमी, हम कहते हैं जापानीज इकोनॉमी, तो ये क्या है बेसिकली ऑल दीज आर कंट्री, ठीक है। और हर कंट्री का मेन एम क्या होता है बेटा कि वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग। तो इसी के बेस पे बेटा इन्होंने इकोनॉमी की डेफिनेशन बनाई है, बोला है कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड लिविंग टू देयर रेजिडेंट्स। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड लिविंग टू देयर रेजिडेंट्स, ठीक है। कैसे प्रोवाइड करती है बेटा, इकोनॉमी अपने लोगों को डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है जिससे कि वो सब लोग अपनी लिविंग यानी अपनी जीविका चलाते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी को हम लोग एक सिस्टम ही बोलते हैं बेटा जो कि वहां पे रहने वाले लोगों को उनकी सोर्स ऑफ लिविंग प्रोवाइड करती है, ठीक है बेटा। तो ये सब था इकोनॉमी के बारे में। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो बेटा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। देखिए बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, आपने पहले भी पढ़ा होगा बेटा 9th या 10th में आपके यहाँ पर आता है, बट उनके नाम अलग होते हैं और इकोनॉमिक्स में उनके नाम अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो इकोनॉमी है बेटा उसका नाम है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट का मतलब होता है विच इज टोटली मार्केट ओरिएंटेड, मींस अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच ऑल द रिसोर्सेज आर अंडर कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर और ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। मतलब सभी रिसोर्सेज पर बेटा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, ठीक है। वहां पर ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं होती बेटा, वहां पर गवर्नमेंट होती है, बट गवर्नमेंट इज कन्फाइंड ओनली टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट का रोल केवल कितना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूज करेगा फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑल द डिसीजंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर थ्रू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा आपकी मार्केट इकोनॉमी। तो 3 फीचर होगी, ऑल द रिसोर्सेज आर अंडर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट विल प्ले ओनली मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इतना ही रोल होता है गवर्नमेंट का। All the economic decisions will be taken on the basis of market force of demand and supply, ठीक है। और मेन एम होता है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब बात करते हैं दूसरी इकोनॉमी की जिसका नाम है बेटा सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जिसमें सेंटर बैठी है, सेंटर का मतलब यहाँ गवर्नमेंट है बेटा, ठीक है। सेंटर यानी गवर्नमेंट प्लान करती है पूरी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी all the resources are under controlled by the government। सारे जो रिसोर्सेज होते हैं बेटा वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। गवर्नमेंट will decide what to produce, how to produce and for whom to produce
फ्रॉम सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। मेन एम क्या है गवर्नमेंट का बेटा? सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू है। सोशल वेलफेयर है कि भाई हमें सामाजिक कल्याण पे ध्यान देना है और उसके लिए ही अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। तो इसमें जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं बेटा, या तो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई कोई सेंट्रल प्लान अथॉरिटी, ठीक है। सेंट्रल प्लान अथॉरिटी कौन सी? जैसे हमारे देश में नीति आयोग, वो डिसाइड करते हैं बेटा कि विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज व्हाट टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू बी प्रोड्यूस एंड फॉर whom to be produced। बट मेन एम क्या होना चाहिए बेटा? मेन एम होना चाहिए सोशल वेलफेयर। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी इकोनॉमी, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। मिक्स्ड जैसे कि इसका नाम ही आपको बता रहा है, मिक्स का मतलब होता है बेटा मिश्रित, यानी जिसमें दो सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंग्लिश में बोलते हैं इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें दोनों सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस होता है बेटा, प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी। ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में बेटा प्राइवेट सेक्टर विल यूज देयर रिसोर्सेज फॉर देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट इसी इकोनॉमी की बेटा एक खूबसूरती भी है, एक अच्छी बात भी है कि एक्टिविटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर कैन बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर बाय देयर पॉलिसीज, यानी प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज पर गवर्नमेंट जो है बेटा कंट्रोल करती है और अपनी पॉलिसी से उन पे इफेक्ट डाल सकती है। समझिए, जैसे हमारे यहाँ पर आप बात करें, प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, बट अल्टीमेटली जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एक्टिविटीज पर कंट्रोल किसका है बेटा? गवर्नमेंट सेक्टर का है। दिस इज द मेन फीचर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है बेटा। एंड इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट विल यूज देयर रिसोर्सेज फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। सरकार जो है अपने रिसोर्सेज को समाज के कल्याण के लिए यूज करती है बेटा, तो इसी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आई होप आपको आज की क्लास में जितने भी टॉपिक मैंने समझाए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।